वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आप सभी का स्वागत है। और आज जो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी रिट परीक्षा देने जा रहे हैं वो दो चीज़ों पर ध्यान रखें। पहला, क्या कोचिंग संस्थाएं वास्तव में आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी हैं? क्या बिना कोचिंग के आप लोग सफल नहीं हो सकते जैसे कि आम धारणा है? इस पर सोचने से पहले आप ये ज़रूर सोचिएगा कि अब वो समय है जब शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। शिक्षा दी नहीं जा रही, शिक्षा बिक रही है। तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। यदि आप कंटेंट को देखेंगे तो सारा कंटेंट इन्हीं मूल किताबों से उठाया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक शिक्षक बना सकते हैं, चलिए फॉर ग्रांटेड हम इस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन शिक्षक बनने के बाद क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये बताने आएंगे कि एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चे को कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे ट्रीट करना है, किस तरह की स्थिति के अंदर आपको कैसे डिसीजन लेने? नहीं, आपको सेल्फ मेड बनना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम उस सेल्फ मेड बनने की शुरुआत अभी से कर दें। हम अपने डिसीजन खुद लेने लग जाएं, इन्हीं मूल किताबों को पढ़ें और इन्हीं मूल किताबों से हम अपनी शिक्षक परीक्षा की तैयारी करें। ये तो तय है कि चूंकि शिक्षक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए मूल पुस्तकें स्कूल में चलने वाली पाठ्य पुस्तकें, सिर्फ सवाल इतना है क्या सिलेबस वही रहेगा जो पुराना है या इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा। आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए व्यवहारिक तौर पर। हालांकि हम जानते हैं कि किताबों में बदलाव हुआ है। 6ठी से 8वीं के बीच जो किताबें थी पहले अलग चल रही थी, अब एनसीईआरटी की किताबें लगा दी गई है। तो हमें हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए और ये तैयारी आपकी अपनी होनी चाहिए। मानसिक तौर पर आपको स्ट्रांग होना चाहिए। टीचिंग या कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको रास्ता दिखाने वाली टॉर्च है। वो आपको भरपूर कंटेंट दे देंगे, लेकिन आप सफल तभी होंगे जब उस कंटेंट को पढ़ेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलने वाला कंटेंट में जानकारियाँ 100% होती है, जबकि इन किताबों के अंदर सीमित जानकारियां हैं। चूंकि परीक्षाओं के पेपर बनाए हमेशा मूल पुस्तकों से जाते हैं, न कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से, इसलिए आप अगर मूल किताबें पढ़ते हैं तो उतनी ही जानकारी लेंगे जितनी आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। जबकि कोचिंग के नोट्स अगर आप रेफ़र करते हैं तो 10 अलग तरह की या 500 अलग तरह की जानकारियाँ भी आपको लेनी है, पढ़नी है, समझनी है और याद रखनी है। ये एक अंतर है। इस वीडियो में आज हम ये देखने जा रहे हैं कि तैयारी में और ईमानदारी से की जाने वाली तैयारी में क्या फ़र्क है। दोनों में मेजर फ़र्क है और हम उदाहरणों के साथ इसको समझेंगे ताकि आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकें कि आपकी तैयारी है या फिर ईमानदारी से की जाने वाली तैयारी। एक सिद्धांत आप याद रखिए, अगर आपके प्रयासों के अंदर पवित्रता है, अगर आपके प्रयासों के अंदर ईमानदारी है, तो याद रखिए ईश्वर प्रत्येक चीज़ का जवाब जरूर देता है। आपके प्रयास ईमानदार हैं, आपको सकारात्मक जवाब मिलेगा। और अगर आपके प्रयास ईमानदार नहीं हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपको जो जवाब मिलेगा वो किस तरह का हो सकता है। खैर, हम शुरू करते हैं। तैयारी के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप उसको टाइम बाउंड कर दें कि मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद आप कहें कि मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा और उसके बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ, मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपने तैयारी की। जब आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो उसमें और इस तैयारी में फ़र्क यह है कि ईमानदार तैयारी में आपके सारे सेंसेस वो जागृत हो जाते हैं। आपका दिमाग सही काम करना शुरू कर देता है। जितनी शक्तियां आपके शरीर में है वो सारी की सारी शक्तियां जागृत होकर आपकी सहायता करती है। इसलिए ईमानदारी से तैयारी करें। ये न सोचें कि मैं टाइम बाउंड रहूं। जैसे एक बहन हाउसवाइफ है, उन्होंने पूछा कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास 3-4 घंटे हैं, मैं कैसे तैयारी करूँ? तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए 3-4 घंटे भी पर्याप्त हैं, पर उसमें क्वालिटी हो। अब ये क्वालिटी कैसे लाई जाए, इस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर आप चीज़ों को हूबहू पढ़ रहे हैं तो आपको उन्हें याद रखना है। उन चीज़ों को परीक्षा तक याद रखते हुए परीक्षा में पूछी जाए तो रिकॉल भी करना है। ये एक सामान्य सा प्रोसेस है जो सभी लोग अपनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ताकि आप जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्यक्ति X के अंदर कितने गुण हैं, आप बताइए। आपको सोचना पड़ेगा शायद 5 मिनट, उसके बाद आप मुझे 5 गुण बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्यक्ति X के अंदर कितनी बुराइयां हैं, आप 5 की जगह 5 मिनट में मुझे 500 बुराइयां बता दोगे। इसमें आपका कसूर नहीं है। दरअसल मानव का जो ब्रेन है, मानव का जो नेचर है, मानव का जो स्वभाव है, वो आलोचनात्मक नज़रिए वाला है। हम हर चीज़ को आलोचनात्मक नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जहाँ पढ़ाई का सवाल आता है, हम वहाँ अपने आलोचनात्मक नज़रिए को भूल जाते हैं और हम एक्सेप्टेंस वाली चीज़ अपनाते हैं। जो भी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। आपको आलोचनात्मक नज़रिए से ही पढ़ना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं
तो ग्राम पंचायत में किताब में आपको एक सकारात्मक तस्वीर दिखाई जा रही है कि इससे गांव के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, काफ़ी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, समाज के वीकर सेक्शन है उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। ये हो गई सैद्धांतिक बात। लेकिन व्यवहारिकता क्या है, उस व्यवहारिकता पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जब आप सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता दोनों को मिलाकर देखेंगे तब आप पाएंगे कि जो वास्तविक रिजल्ट है, जो वास्तव में हो रहा है, उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बनेगी और परीक्षाओं में आप बेहतर आंसर, बेहतर विकल्प चुन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि औरतों को रिजर्वेशन दे दिया गया है स्थानीय स्तर पर। सोचिए, क्या वास्तव में वो रिजर्वेशन वाकई फलीभूत हो रहा है, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनके नाम पर उनके परिवार के सदस्य वो वहाँ पर एक तरीके से मोनोपोली करते हैं। तो सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और एक अध्यापक को, एक भावी अध्यापक को सैद्धांतिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को रखना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं या सिविक्स, हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप ये ज़रूर देखिए कि आपका नज़रिया पढ़ने का और समझने का व्यवहारिक है या नहीं। खास तौर से शिक्षण विधियों में आपकी व्यवहारिकता की ही जांच की जाती है और उस समय यदि आपका नज़रिया व्यवहारिक नहीं है तो आपको अंक कम मिलेंगे। दूसरी चीज़ ईमानदार तैयारी की वो ये है कि आप निष्पक्ष रहें, आप किसी भी चीज़ को न्यूट्रल होकर पढ़ें, आपकी भावनाएं उस चीज़ के साथ में आप कनेक्ट न कर दें, क्योंकि जब कभी कोई नकारात्मक चीज़ आएगी तो सीधे आपके दिल पर चोट लगेगी और आप उस चीज़ को एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ते समय बिल्कुल न्यूट्रल रहें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। आपका कोई भी व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर जो मत उभर कर आ रहा है आप उस मत को समझने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप व्यवहारिक स्टडी करना चाहते हैं, ईमानदार स्टडी करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है, ईमानदार स्टडी जो है वो टाइम बाउंड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 घंटे पढ़ रहा है रोज़ाना तो इसका मतलब उसकी स्टडी ईमानदार है, नहीं। ईमानदार स्टडी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से, पूरी इच्छा से 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 घंटे किताब रेफर कर रहे हैं और आपका दिमाग तो वहाँ चल रहा है कि आज प्लेग्राउंड में क्या हो रहा होगा, आईपीएल में कौन खेलेगा, किस खिलाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या समस्या हो गई है, आप वहाँ सोच रहे हैं। तो आप फिजिकली तो प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हैं। तो वो तैयारी आपकी ईमानदार तैयारी कदापि नहीं कही जा सकती। इसका खास तौर से ध्यान रखें। चौथी चीज़, किताबों को लेकर, किताबें आप कोई सी भी रेफ़र करें, किताबों का ज़्यादातर कंटेंट समान है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर फलानी गाइड लाऊं या वो गाइड लाऊं। आप कोई सी भी गाइड लाएंगे, आप कोई भी 2 पब्लिकेशन की गाइड ले आइए, दोनों का कंटेंट मिलाइए, आप पाएंगे कि करीब 90 से 95% कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। फ़र्क गाइड का नहीं है, फ़र्क आपके सोचने के नज़रिए का है, आपकी अप्रोच का है। जो पुस्तक आपको मिल जाती है आप उससे पढ़ें। रहा सिलेबस का सवाल, नया सिलेबस तो अभी आया नहीं है, ये कहा जा रहा है कि वही पुराना सिलेबस रहेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं और सभी कर भी रहे हैं। लेकिन अगर नया सिलेबस भी आ जाता है, जो अभी 6ठी से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें लगी है, इसके आधार पर अगर सोशल साइंस के अंदर चेंजेस थोड़ा बहुत आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारा समय मिलेगा तैयारी के लिए और कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है नई और पुरानी किताबों में। थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़े बहुत पार्ट हैं, थोड़े बहुत ऐसे तथ्य हैं, लेकिन चूंकि इस परीक्षा में एक एक अंक का महत्व होता है, इसलिए हमारी सही तैयारी उसी समय शुरू होगी जब एक बार सिलेबस कंफर्म हो जाए। अगर ये कंफर्म न्यूज आ जाती है कि यही सिलेबस रहेगा जो पुराना वाला है, तो आप मनोयोग से जो तैयारी कर रहे हो बिल्कुल सही है। और अगर ये न्यूज़ आ जाती है कि नहीं थोड़ा बहुत बदलाव है, तो उस बदलाव के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहिए, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं और आपको मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा, मानसिक तौर पर मजबूत रहना होगा। एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड है, जो पूछी जाती है, वो ये है कि कोचिंग नोट्स वर्सेस बुक। इसका जवाब मैं अपने वीडियो के शुरू में दे चुका हूँ। यहाँ मैं सिर्फ इतना आपसे कहूँगा कि आप कोई भी नोट्स, कोई भी बुक, कुछ भी रेफ़र करें, अगर वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर है तो बिल्कुल सही है। अगर वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर नहीं है तो उसका नाम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपको गलत ट्रैक पर ले जा रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन समय काफ़ी शॉर्ट है और मैं भी आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितनी बातें हों वो इस छोटे से वीडियो में समेट सकूँ। तो आप ईमानदार तैयारी के 3 सूत्रों पर ध्यान देंगे। पहला सूत्र आपका यही है कि आप मनोयोग से पढ़ेंगे, यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पूरी इच्छा शक्ति उसमें काम करती हो। दूसरा, आप पढ़ते समय व्यवहारिक नज़रिए से पढ़ेंगे, किसी भी तस्वीर के दोनों पक्ष देखने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है।
दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ सकारात्मकता ही हो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ नकारात्मकता ही हो। जो नकारात्मक तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें भी सकारात्मकता होती है, और जो सकारात्मक तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें भी नकारात्मकता हो सकती है और होती है। दो पक्ष हर चीज़ के होते हैं। तो सिक्के का दूसरा पहलू देखना शिक्षक का प्रधान गुण है, और आपको इसे सीखना होगा, खास तौर से जब आप सामाजिक विज्ञान के अंदर चैप्टर पढ़ते हैं, इतिहास और पॉलिटी से रिलेटेड। इस समय आपकी व्यवहारिक बुद्धि की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को करते समय मनोयोग से करेंगे, सकारात्मक रहकर करेंगे, व्यवहारिक तौर पर करेंगे। आपको कम से कम परीक्षा तक 4 से 5 रिवीजन की ज़रूरत होती है। रिट परीक्षा पूरी तरह से रिवीजन का खेल है। जितने ज़्यादा रिवीजन आप अपने कंटेंट के कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। जहां आपके रिवीजन कमज़ोर पड़ेंगे आपके अंक भी नीचे आने लग जाएंगे। अक्सर पूछा जाता है कि इतनी स्कोरिंग कैसे कर लेते हैं लोग 125, 130। ये संभव है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके रिवीजन ज़्यादा हैं और आपके रिवीजन कम हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका ब्रेन कुछ नहीं भूलता है। जो आपने एक बार पढ़ा बस आप उसको 6-7 बार रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में चीज़ स्टोर हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, काफ़ी कम समय मैंने लिया है, कम ही लेना चाह रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।